स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार फ्रॉम बाबा भूमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अपना विषय प्रारंभ करते हैं। हमने पढ़ा था अम्ल क्षार के बारे में। अम्ल और क्षार क्या हैं, उनके सूचक, कैसे उन्हें पहचाना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इनकी जो रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। तो इसके बाद उदासीनीकरण की अभिक्रिया, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं इनके बीच में कुछ समानताएं भी होती हैं। अब समानताएं जैसी हैं, कैसे हैं कि जो अम्ल है, जब हम अम्ल के जलीय विलयन में, अम्लीय विलयन में या क्षारीय विलयन में हम विद्युत धारा का प्रभाव करते हैं तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब ये किस तरह से होगा, इसके बारे में देखते हैं कि जब हम जल में अम्ल को घोलते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जल को जब अम्ल में घोला जाता है तो अम्ल को जब जल में हम घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देता है, जिस कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसी प्रकार हम जब क्षार को भी जल में घोलते हैं तो वो क्या है, क्षार को जब घोला जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब ये कैसे होता है, इसे चित्र के द्वारा समझेंगे। जैसे चित्र है, इस चित्र में हमने जैसे ये दे रखा है, ये वो एक बीकर है। बीकर में हमने एक अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन ले लिया है और इसमें एक कॉर्क है। कॉर्क को रख के कॉर्क में 2 कील लगा दी और कील जब पानी से ऊपर है और यहाँ पे इसमें इसका एक परिपथ बनाया। 6 वोल्ट की बैटरी से इसे जोड़ा गया है और स्विच के थ्रू इसमें एक बल्ब लगाया गया है। अब जब हम इसमें विद्युत धारा स्विच ऑन करेंगे तब उस स्थिति में क्या होगा कि क्योंकि ये अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की उत्पत्ति होगी। हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कि हमारा जो ये परिपथ है, जब इसे स्विच ऑन किया जाएगा तो ये परिपथ एक पूर्ण परिपथ हो जाएगा। ये जल जो है, जलीय विलयन जो है, अम्लीय और क्षारीय विलयन, ये एक चालक की तरह काम करेगा, उस विद्युत के चालक के रूप में काम करेगा और हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। अब कैसे होगा, अम्ल एवं क्षारीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह इन्हीं आयनों के कारण होता है। जो हाइड्रोजन आयन, अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं और जो क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, उसकी वजह से इसमें क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब हम ग्लूकोज या अल्कोहल के विलयन में देखेंगे तो उसमें प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बनते। अब ये किस तरह से बनते हैं कि जब कोई अभिक्रिया होती है, जलीय विलयन हम लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन तो उत्पन्न होता है, परंतु क्या है, यह हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। इसलिए क्या है, इन हाइड्रोजन आयन के जो ये जल के साथ मिलते हैं और जल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या है, H3O+, ये हाइड्रोजन आयन। अब ये कैसे बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन है, जब भी कोई भी अम्ल हाइड्रोजन आयन तो ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा, प्लस ये जल के साथ जब क्या करता है H3O+ बनाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख रहा तो इसमें ये आयन बना है, हाइड्रोनियम आयन, और ये क्लोरीन आयन। तो यह है। अब क्षारक जो है वो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम आयन अलग और हाइड्रोक्साइड आयन अलग। तो ये है, इन्हीं की वजह से जो है इसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है। अब बात आती है कि जब हम जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं या अम्ल और क्षारक की परस्पर में विक्रिया कराते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात है कि हमेशा हमें जो है अम्ल को या क्षार को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल में अम्ल या क्षार मिलाना चाहिए, जल को क्षार या अम्ल में मिलाना चाहिए। यानी कि हम बर्तनली में जल लेंगे और जल में धीरे धीरे करके हम उसमें अम्ल को डालेंगे। उसका कारण यह है कि जो अम्ल है वो धीरे धीरे तनुकृत से सांद्र की ओर जाएगा। और दूसरी बात है कि जब इसे हम मिलाते हैं तो ये जो इसमें घुलने की प्रक्रिया होती है वो ऊष्मा छिपी होती है, यानी कि इसमें ऊष्मा निकलती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो पात्र है, कांच की जो प्रणाली है या हमारा बीकर है, वो गर्म हो सकता है। तो इसलिए हमें उसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना चाहिए, जिससे कि वो अभिक्रिया से जो ऊष्मा है वो उस पात्र को गर्म ना करे और किसी प्रकार नुकसान ना हो, क्योंकि उससे हो सकता है हमारा वो पात्र टूट जाए अधिक ऊष्मा के कारण, या हो सकता है उसमें से जो है वो उबाल लेकर हमारे शरीर पर भी वो विलयन गिर सकता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब आता है
कि अम्ल और क्षार की प्रबलता, कि जो अम्ल होते हैं क्या वो सभी एक ही प्रवृत्ति के होते हैं? तो कोई अम्ल जो है अलग अलग प्रवृत्ति होता है, कोई अम्ल अधिक प्रबल होते हैं, कोई कम होते हैं। तो उन्हें निकालने के लिए अब इनकी प्रबलता जो है, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता जो है वो हम किससे करते हैं? अम्ल की प्रबलता हम हाइड्रोजन आयन के, कि वो कितना हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है उससे निकालते हैं, और क्षारक की निकालते हैं हाइड्रोजन आयन की, कितना हाइड्रोजन आयन वो निकाल रहा है। तो उनकी सांद्रता पर हम निर्भर करते हैं कि अम्ल कितने प्रबल या कितने क्षार कितने प्रबल हैं। और इसे हम एक सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौम सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और ये सूचक क्या है? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है। ये एक ऐसा सूचक है जिसे हम कहते हैं पीएच। तो ये इस तरह के सूचक है जिसमें अलग अलग रंग के द्वारा उसमें ये दर्शाया जाता है सांद्रता कि कितनी सांद्रता है। और ये 0 से लेके 14 तक होती है। 0 पे जो होगा, जिस विलयन की सांद्रता 0 होगी, जिसका पीएच मान 0 होगा, वो सबसे प्रबल अम्ल होगा, वो सबसे हानिकारक अम्ल होगा। और जिस क्षार का मान 14 होगा, जिस विलयन का पीएच मान 14 होगा, वो सबसे प्रबल क्षारक विलयन होता है। और जिसका मान 7 होगा वो उदासीन होता है, जैसे कि जल है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। अब क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये जैसे बताया पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल में पी सूचक है, जिसे पुसांस, जो एक जर्मन शब्द है, उस जिसका अर्थ है शक्ति, तो इससे हम पीएच स्केल में पी जो है वो शक्ति को निर्धारित है। पीएच स्केल में सामान्यतः शून्य का भी बताया जो सबसे अधिक प्रबल अम्ल होता है उसके बारे में, और 14 तक इसमें होता है जो सबसे अधिक क्षारीय प्रबल क्षारीय विलयन होता है, क्षारक विलयन होता है, तो उससे होता है। अब किस तरह से बताएं, ये देखिए जैसे चित्र है, इसमें ये बढ़ती हुई 7 पे उदासीन है, इधर की तरफ जाता है तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यानी कि जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, तो ये इसकी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी बढ़ती जाएगी। और इधर 7 से जब आगे बढ़ेंगे 8, 9, 10 इस तरह करके, तो वहाँ पे क्या है, क्षारक प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी आएगी। जैसे कि जठर रस है जो हमारे से, तो उसका मान जो है वो 1.2 होता है, यानी कि वो प्रबल अम्लता की तो उसमें जाए। नींबू का रस है, उसका मान जो है 2.2 होता है, ये भी अम्लीय प्रवृत्ति का है। शुद्ध जल का मान 7 है। हमारा जो रक्त है, रक्त का मान 7.4 है, यानी कि एक क्षारीय प्रकार का विलयन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका मान 10 होता है, ये भी एक क्षारक प्रवृत्ति का है, और इसका अधिकतर उपयोग हम एसिडिटी के उसमें करते हैं। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सबसे प्रबल हुआ है क्षारक है, इसका जो मान होता है वो 14 है। हमारा शरीर है, हमारे शरीर जो है वो 7 से लेकर 7.8 तक के तापमान को के बीच में उसकी एक क्षमता होती है। उसके अलावा अम्लीय वर्षा जब होती है, तो जब जो वर्षा हो रही है, वर्षा का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है, तब क्या है, तब अम्लीय वर्षा होती है। उससे कम अगर पीएच मान हो जाएगा तो हम उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा से इसके, और हमारा जो मुंह है, मुंह में जो है उसका पीएच मान जो है 5.5 से अधिक होता है। अगर उससे कम हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दंत क्षय, इस तरह की हमें समस्याएं होती हैं। अब इनका महत्व पड़ता है दैनिक जीवन में, इनका क्या महत्व है। जैसे कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा, से कम हो जाता है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा जब होगी तो वो क्या है, नदियों का पीएच मान जो है वो 5 वो भी उसे कम कर देगी, जिसकी वजह से उसमें जो जलीय जीव है उनका जीवन यापन कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से अच्छी उपज, अगर हमें चाहिए कि हमारे खेतों में पैदावार अच्छी हो, तो हमें पता होना चाहिए कि उस जो हमारी फसल है उसका वो किस पीएच मान पे अच्छी उपज देगी। और हमारे खेत में जो पीएच मान है, खेत की मिट्टी में जो पीएच मान है, उसे हमें जांच करना पड़ेगा। और उसकी जांच करने के बाद जो है हमें उसमें उसी प्रकार उपयुक्त उर्वरक और जल की मात्रा को मिलाना पड़ेगा। ऐसा ना हो हम ऐसा मिला दें कि उसकी पीएच मान कम हो जाए, जो आवश्यकता है, या उससे अधिक हो जाए। इसी प्रकार हमारे उदर में, हमारा जो पेट है, उदर है,
जिसे हम अमाशय कहते हैं। अमाशय में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु ये हमारे जो उदर है, हमारा जो अमाशय है, उससे नुकसान नहीं पहुंचाता। परंतु कभी कभी क्या होता है, हमारे पेट में अधिक मात्रा में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है, तो उसकी वजह से जो उसके अंदर भोजन होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें अपच हो गया, यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। इसके उपचार के लिए क्या है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, या दूसरा हमारा हो गया जैसे कास्टिक सोडा। इस तरह के दुर्बल अम्ल, इस तरह के अम्ल जो होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है जिससे उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, अगर उसका मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारा दंतक्षय प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि हमारे दांतों को इन्फेक्टेड, दांतों में दांत जो हमारे उसमें जो परत होती है उसके ऊपर कैल्शियम क्लोराइड की, वो परत को क्या है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। इस कारण क्या है, और इसका ये क्यों होता है उसका मुंह का पीएच मान, कि जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, वो अवशिष्ट जो हमारे मुंह में जो शुगर होती है या कुछ भोजन होता है, फूड्स होता है, उसमें जो शुगर होती है उसको, या जो खाद्य पदार्थ है उससे निम्नीकरण, उससे तोड़ के उससे क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति में उससे अम्ल उत्पन्न करते हैं, और जिसके कारण हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो मुंह की, हमें जैसे भोजन करते हैं, भोजन के उपरांत हमें मुंह को कुल्ला करना चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए, या दूसरा है कि हमें दूसरा क्या इसमें हम कर सकते हैं कि हमें इसमें जो क्षार के दंत मंजन होते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी जब डंक मारती है तो वो क्या है, वो भी एक अम्ल छोड़ता है। इस पर भी हम बेकिंग सोडा लगाएंगे तो उससे हमें आराम होता है, क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति को कम करता है। अब कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, जैसे नींबू हो गया, सिट्रिक अम्ल, दही, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर ऑक्सीलेक अम्ल होता है, चींटी के डंक और नेटल का डंक। नेटल एक पौधा होता है जिसे हम कहते हैं बिच्छू डंक या बिच्छू घास भी कहते हैं, तो उसमें जो है मैथेनाइक अम्ल होते हैं। तो ये कुछ वो थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।